IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखेंगे, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र अर्थात इन नदियों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनको देखना है। इनकी सहायक नदियां कौन सी होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल माइंड मैपिंग के तहत इसको हम लोग देखेंगे। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जा करके ले सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्लास की ओर। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज भारत की नदियों को देखेंगे, जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो अलग अलग वीडियो में देखेंगे। आज जो वीडियो है ये हिमालय से निकलने नदियों हैं, जिसमें हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हिमालय जो नदियाँ निकलती हैं ये 12 होती हैं, अर्थात इनमें पूरे वर्ष पानी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा और हिमनद दोनों से पानी इसमें मिलता रहता है, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इनमें केवल वर्षा का जल मिलता है, बाकी ये जो है 6 महीना सूख जाती हैं। तो दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको अच्छे से याद रखना है। और इनके प्रमुख अंतर क्या है उसको हम एक एक करके शुरू करेंगे। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं आप देख सकते हैं, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनमें 3 अपवाह तंत्र है। पहला है आपका सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका गंगा अपवाह तंत्र और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। हमें तीनों के बारे में पढ़ना है और इसको माइंड मैपिंग के तहत देखना है, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं और हमें कैसे क्वेश्चन जो है वहाँ पे एग्जाम में कैसे करने हैं ये हमें पता चल जाए, और जिससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो बिल्कुल मैपिंग के तहत हम लोग इसको देखेंगे, और आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। गंगा नदी अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो गंगा नदी जहाँ से निकलती है वो आपका है गंगोत्री है। गंगोत्री से जहाँ से निकलती है तो वो भागीरथी के नाम से निकलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने से इसका नाम गंगा हो जाता है। लेकिन यहाँ पंच प्रयाग बनते हैं, तो पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, आप सबको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, जितने भी प्रयाग बने हैं सब में अलकनंदा नदी कॉमन रहेगी और अलग अलग नदियाँ आकर के उसमें मिलेंगी, जिससे जो है वो पूरा आपका अलग अलग जो है प्रयाग बनता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा नदी मिलती है और भागीरथी मिलती है, तो वो आपका देव प्रयाग में, जहाँ से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है और मंदाकिनी मिलती है, और मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, तो केदारनाथ से निकलती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा है आपका जो है इसके और हम जो है नॉर्थ की ओर चलते हैं तो कर्णप्रयाग है, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा में आकर के पिंडार नदी मिलती है, ठीक है। इसके बाद है और ऊपर क्यों हम जाते हैं नॉर्थ की ओर, तो नंद प्रयाग है, और नंद प्रयाग में अलकनंदा में आकर के नंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है। इसके बाद सबसे ऊपर है आपका विष्णु प्रयाग है, और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदियाँ के मिलती है। तो सब नदियों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन गलत मत करिएगा कि कौन कौन से प्रयाग हैं, और उन प्रयागों का क्रम भी पूछा जा सकता है। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो है साउथ से नॉर्थ की ओर या नॉर्थ से साउथ की ओर, इनको हमें क्रम से याद भी रखना है। तो अगर हम साउथ से चलते हैं, सबसे पहले आपका देव प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर आपका नंद प्रयाग, और सबसे ऊपर है आपका जो है विष्णु प्रयाग। तो इन प्रयागों को याद रखना, इसे हम कहते हैं पंच प्रयाग कहते हैं। और गंगा नदी जो है गंगोत्री में गोमुख नामक स्थान से भागीरथी के नाम से निकलती है। अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में उसका नाम गंगा हो जाता है। तो गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये आपको याद रखना है, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। यहाँ भागीरथी के बारे में दिया है कि भागीरथी लिखा है गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, कभी कभी जिला भी पूछ देता है, तो उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, इसका उद्गम होता है। गंगा गोमुख से भागीरथी के नाम से निकलती है, ये आपको याद रखना है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के जो है जब मिलती हैं तब उसका नाम गंगा हो जाता है। और भीलगंगा नदी भागीरथी की सहायक नदी होती है, जिसके तट पर जो है टेहरी बांध बनाया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये याद रखना, यहाँ पर जो है नदी है आपका भीलगंगा, और यहीं पर आपका टेहरी बांध है, और टेहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
आगे यहाँ लिखा भी है, उसके बारे में मैंने जो बताया वो लिखा है कि टेहरी बांध भागीरथी और जो है भील गंगा नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नदी है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है सतोपथ हिमानी से निकलती है नीति दर्रे के पास से। तो नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, वहीं से निकलती है। अलकनंदा के बाएं तट पर कर्णप्रयाग में जो है पिंडार नदी मिलती है और अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है, जैसा कि आपने मैप पे देखा है। और अलकनंदा नदी में विष्णुप्रयाग के पास धौलीगंगा नदी मिलती है। तो सबसे कॉमन नदी कौन है? अलकनंदा। और अलकनंदा में ही सब नदियाँ मिलती हैं, तब जाकर के अलग अलग प्रयाग बनते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो है किन किन राज्यों से बहती है, कैसे है, इसको हमें देखना है। तो गंगा नदी याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से जब निकलती है तो हरिद्वार के पास से मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार बहते हुए, झारखंड बहते हुए पश्चिम बंगाल प्रवेश करती है और इसकी एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है, जिसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बनता है। नदी आप इस तरफ बह रही है, तो नदी अगर इस तरफ बह रही है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो गंगा नदी का जो ये वाला क्षेत्र है, ये गंगा नदी का कौन सा क्षेत्र है? ये गंगा नदी का बायां क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये गंगा नदी का दायां क्षेत्र है। तो जो नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं उन्हें हम बाईं साई नदियां, और जो नदियां दाईं तरफ से मिलती हैं उन्हें हम दाईं साई नदियां कहते हैं। ये भी आपसे क्रम में पूछा जा सकता है। तो गंगा की अगर हम बाईं साई नदियों की बात करते हैं तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियां हैं प्रमुख। जबकि अगर हम जो है दाईं साई नदियों की बात करते हैं तो इसमें आपका नदी है आपका यमुना है। यमुना के बाद आपका जो है टोंस है, सोन है, हुगली है, ये सब जो है किसकी साई नदियां हैं? तो गंगा की जो कहाँ से मिलती हैं? दाईं तरफ से मिलती हैं। तो दाईं और बाईं, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। कभी कभी आप भूल जाएं तो जिधर नदी की ओर बहती है उधर अपने आप को खड़ा कर लेंगे, तो जो आपका दायां बायां होगा वही नदी का दायां बायां होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक यहाँ है आपका सांगपो। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में सांगपो कहते हैं और इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जो आकर के कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, जो आपका मेघना डेल्टा का हिस्सा होता है। सुंदरबन डेल्टा के माध्यम से ये बनती हैं। तो याद रखना, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा दोनों आपस में आकर के बांग्लादेश में मिलती हैं, जब उसे पद्मा कहते हैं। और पद्मा के बाद उसका नाम मेघना हो जाता है। हम पूरा डिटेल में इसको अच्छे से देखेंगे, जिससे यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। आगे लिखा है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी कहलाती है। हरिद्वार के निकट गंगा नदी जो है मैदान में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में करती है। यमुना नदी इलाहाबाद में जो है प्रयाग में जो है मिल जाती है। कौन सी? गंगा से मिल जाती है, जिसे हम जो है प्रयागराज कहते हैं, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे। ठीक है, अब यहाँ दिया है गंगा जो नदी है ये 5 राज्यों में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर लंबाई किसकी है? गंगा की। और 2525 किलोमीटर लंबाई किसकी है? हिमालय की है। तो हिमालय और गंगा दोनों की लंबाई सेम है, ये आप कॉमन है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में या फिर किस राज्य में गंगा कितने किलोमीटर बहती है, तो 5 राज्य में गंगा अगर बहती है तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर जो है गंगा नदी बहती है। पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर बहती है, बिहार में 445 किलोमीटर, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर और झारखंड में जो है 83 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? तो गंगा नदी बहती है। इस क्रम को आपको याद रखना है। हो सकता है आपको ये जो है बढ़ते से घटते क्रम में लंबाई के अनुसार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करिएगा। ठीक है, आगे लिखा है, गंगा नदी फरक्का जो है बांध है बंगाल में के पास 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में गंगा को पुनः भागीरथी तथा निचले क्षेत्र में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? गंगा नदी करती है। ठीक है, तो इसको हम एक बार आपको मैप के माध्यम से समझा देते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। आप यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर फरक्का बांध है, तो फरक्का बांध के पास गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा बांग्लादेश में जाती है और जब ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है तब उसका नाम पद्मा हो जाता है, और आगे बराक नदी जब मिलती है पद्मा में तब गंगा का नाम मेघना हो जाता है, ये याद रखना है। और दूसरी शाखा इसको हम हुगली कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में इसको भागीरथी कहते हैं और निचले भाग में इसको हुगली कहते हैं। और यहीं पर जो है
प्लासी नामक गांव था जहां पे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो भागीरथी नदी किनारे हुआ था। तो हुगली को ऊपरी भाग में क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बांग्लादेश में यह नदी पद्मा और बराक नदी के मिलने से मेघना कहलाती है। तो बांग्लादेश में याद रखना, पद्मा में जब बराक नदी मिलती है, भाई आपको मैंने दिखाया था, तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। अतः गंगा नदी मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक बात याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो है गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से गिरती है। कहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस बात को याद रखना। तो न गंगा के नाम से गंगा नदी निकलती है और न गंगा के नाम से सुंदरबन के डेल्टा में गिरती है। तो भागीरथी के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से गिरती है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा की सहायक नदियों को मैंने अलग से डायग्राम के माध्यम से बता दिया, जिससे एक आपके को याद हो जाए। बाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और दाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बाईं सहायक नदियों में क्रम से अगर चले हम तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ आके मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है। ठीक है, तो ये सब बाईं तरफ से मिलती है, किसमें, गंगा में। तो ये बाईं सहायक नदियाँ कहलाती हैं। दाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना नदी है, टोंस नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, दामोदर नदी और अजय नदी, ये बाईं तरफ से गंगा में मिलती हैं। तो गंगा अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिनमें इतनी नदियां आकर के गंगा में दाईं और बाईं तरफ से आकर के मिलती हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, अब हम लोग गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को देखेंगे अलग अलग करके। तो गंगा की सबसे पहले हम लोग दाईं सहायक नदियों को देखेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिखा है यमुना जो है यह गंगा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुना नदी बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदरपुछ नामक पर्वत की श्रेणी से निकलती है। ठीक है, गंगा की तरह यमुना की भी सहायक नदियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं। तो यमुना की बाईं सहायक नदियाँ कौन सी हैं, टोंस और हिंडन। एक बात यहाँ गौर करने वाली बात है कि टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकल करके मिलती है, और हिंडन जो है ये गाजियाबाद में है। ठीक है, तो टोंस यमुना की भी सहायक नदी है और गंगा की भी है, ये भी याद रखना है। बाईं सहायक नदी की अगर बात करते हैं हम यमुना की, तो उसमें चंबल जो सबसे बड़ी है, सिंधु, काली सिंध कहते हैं इसको, बेतवा और केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। इनको हमें अच्छे से याद रखना है, यहाँ से अगर क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम चंबल की बात करेंगे। तो चंबल नदी आप देख सकते हैं, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, आप देख सकते हैं। यह नदी एमपी में मालवा पठार में महू के निकट, महू वह स्थान है जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, के निकट जो है जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। और यह यमुना की जो है दाईं सहायक नदी है जो एमपी में इटावा के निकट ये यमुना से मिल जाती है। तो चंबल यमुना जो है वे कहाँ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। तो चंबल पे 3 बांध याद रखना, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, तीनों किस पर हैं, चंबल नदी पर हैं। और चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती है। और क्षिप्रा नदी किनारे ही उज्जैन है, महाकाल का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद नदी है आपकी केन। तो केन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और बांदा जिले के निकट या यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी, इसका उद्गम जो है कुमरा गांव, जिला रायसेन में विंध्य पर्वत से निकलती है, बेतवा। ठीक है, और बेतवा का जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बेतवा केन को जोड़ा भी गया है। प्राचीन काल में इसे बैतरणी के नाम से जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश में बहती हुई और जो है ओरछा के निकट उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है और उत्तर प्रदेश पे हमीरपुर जिले में या यमुना में मिल जाती है। तो हमीरपुर जिले में किससे मिलती है, यमुना में। इसी नदी पर सबसे प्रमुख परियोजना है माता टीला बांध। तो माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पर है, तो बेतवा पर है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
गंगा की नेक्स्ट नदी है टोंस नदी, और टोंस यमुना की भी सहायक नदी है, ये भी याद रखना। और जो गंगा की सहायक नदी टोंस है वो मध्य प्रदेश से निकल करके गंगा में मिलती है, लेकिन जो यमुना की है वो हिमाचल प्रदेश में, इस बात को याद रखना। पुराणों में इसका उल्लेख जो है तमसा नाम से होता है। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम सतना जिले में मैहर में कैमूर की पहाड़ियों से होता है। यह उत्तर प्रदेश में सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? टोंस। तो टोंस किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है आपकी सोन नदी, बहुत महत्वपूर्ण है, और बिहार में ये आकर के पटना के पास गंगा में मिलती है। ये गंगा की जो यमुना के बाद जो है क्या कहते हैं दाईं दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको याद रखना है। इसका उद्गम जो है, इसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है, और इसका कई नाम है। तो इसका नाम है सोन, स्वर्ण, या जो है सोनभद्रा भी कहते हैं। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक जिला अनूपपुर विंध्य पर्वत श्रृंखला के मैकाल पहाड़ियों के जो है सोन मुद्रा नामक स्थान से होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से चोटी से निकलती है कौन नदी? सोन नदी। या उत्तर प्रदेश से प्रवेश कर फिर झारखंड में प्रवेश कर और बिहार में प्रवेश करती है। मतलब ये उत्तर प्रदेश, झारखंड की और झारखंड, मध्य प्रदेश और फिर बिहार में बहते हुए ये पटना में जो है गंगा से मिल जाती है। तो यह इसका अपवाद क्षेत्र 4 राज्य में है। इस पर निर्मित सबसे प्रमुख बांध कौन है? बाण सागर परियोजना है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है कि बाण सागर परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तीनों को बराबर बिजली मिलती रहती है, इससे जो बिजली इससे उत्पादित होती है। अब हम बात करेंगे गंगा की बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ, जिसको अगर ये आपका वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है, तो अगर हम चलते हैं बाईं तरफ से गंगा की मिलने नदियाँ, सबसे पहले आपका रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर यहाँ पर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी और महानंदा। इनको क्रम से हमें याद भी रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्रम से पूछा भी जाता है कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों को क्रम से आपको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम मिलाना भी होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रामगंगा नदी की। इस नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से होती है। यह गंगा से कन्नौज में मिलती है। तो गंगा में जो कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास कौन नदी मिलती है? रामगंगा। और रामगंगा नदी के किनारे ही उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। गोमती नदी पीलीभीत में से निकलती है और यह गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। लखनऊ और जौनपुर इसी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। और गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है पीलीभीत से। तो गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से ना निकल करके या किसी पहाड़ से ना निकल करके मैदान से निकलती है। कौन सी? गोमती नदी है। ठीक है, इसके बाद है आपका घाघरा नदी। आप देख सकते हैं घाघरा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। यह तिब्बत मानसरोवर में स्थित गुल्ला मानधोता चोटी के निकट जो है मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। और नेपाल में घाघरा को करनैली के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम करनैली कहाँ कहते हैं? नेपाल में। या बिहार में छपरा के निकट गंगा से मिलती है। और इसी नदी के जो है कुल जल क्षेत्र का 45% हिस्सा भारत में पड़ता है और 55 कहाँ पड़ता है? तो आपका तिब्बत में और नेपाल में। तो नेपाल में से करनैली कहते हैं। और इसी को जो है क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में अब सरयू कहा जाने लगा है। तो घाघरा को अब पूरे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं और इसी किनारे अयोध्या शहर स्थित है। नेक्स्ट आपका गंडक नदी है। और गंडक नदी याद रखना ये उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है सीमा भी बनाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सीमा भी बनाती है। कौन नदी? गंडक नदी है। ठीक है, लिखा है इस नदी का उद्गम नेपाल जो है हिमालय है। यह पटना से पूर्व सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी पर बिहार और नेपाल पर संयुक्त उद्गम जो है गंडक जल विद्युत परियोजना भी स्थित है। किस नदी पर? जो है गंडक नदी पर है। ठीक है, इसके बाद नदी है बूढ़ी गंडक। यह भारत नेपाल सीमा के निकट जो है सुमेर पहाड़ियों से जो है यह निकलती है और ये जो है ये पश्चिमी ढाल से होके हुए गंगा में मिल जाती है। कौन सी? बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, नेक्स्ट नदी है कोसी नदी है। तो कोसी नदी 7 धाराओं से निकलती है और इसकी मुख्य धारा अरुण कहलाती है नेपाल में, जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है कोसी नदी। और यह अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और बाढ़ के कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। इसको याद रखना, आजकल डैम बना करके इसके बाढ़ को काफ़ी कुछ नियंत्रित किया गया है, लेकिन आज भी इसके बाढ़ से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं।
नेक्स्ट नदी है आपकी महानंदा, और महानंदा नदी याद रखना ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो भारत में गंगा में मिलने वाली अंतिम बाएं सहायक नदी कौन है? महानंदा है। महानंदा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन हैं? बालासन, मेची, ककाई और जो है कालिंदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? तो याद रखना महानंदा की। और मैची नदी पर अभी डैम बनाया गया था, भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त डैम है। तो मैची किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु अपवाह तंत्र की बात करेंगे। तो सिंधु अपवाह तंत्र आपका ये है, और सिंधु अपवाह तंत्र भारत, इसके अलावा आपका चीन और आपका पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान, तो 4 देशों में यह अपवाह तंत्र फैला हुआ है। वहाँ से नदियाँ निकल करके आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, ये सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है, आप देख सकते हैं। और सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो याद रखना ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और आपका भारत के लद्दाख राज्य में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करके ये आके कहाँ गिरती है? तो ये आपका अरब सागर में कराची के पास गिरती है। इसमें 5 जो नदियाँ मिलती हैं उन्हें हम पंचनद कहते हैं। तो जो पंचनद कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों को हम कहते हैं पंचनद कहते हैं। और ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इनको हमें अच्छे से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आप देख सकते हैं ये आपकी मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील से निकल करके और भारत के 2 पहाड़ों के बीच से बहती है, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है तो गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज किसे कहते हैं? जब 2 पहाड़ों के बीच में जब नदी मिट्टी को काटते हुए नीचे तक पहुंच जाती है तो जो गड्ढा बन जाता है उसी को गार्ज कहा जाता है, कैनियन कहते हैं। तो गार्ज का निर्माण किन 2 पहाड़ों के बीच करती है सिंधु? तो लद्दाख और जास्कर के बीच बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जा करके ये अरब सागर में कराची के पास मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से याद रखना कि सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच गार्ज का निर्माण करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। लिखा है सिंधु नदी के बारे में, इस नदी तंत्र में सिंधु सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जो है चेमांग यंगडुंग जो है बोखरचू हिमानी से होता है। हिमानी मतलब होता है कि ग्लेशियर है वहीं पर जहाँ से नदी निकलती है। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, फिर हिमालय पर्वत को काट करके या जो है दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में अगर प्रवेश करती है तो स्थान का नाम क्या है? दमचौक है, वहाँ पर ये भारत में प्रवेश करती है। और केवल ये किस राज्य में बहती है? लद्दाख में। तो यहाँ लिखा भी है कि सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। या लद्दाख में जो है लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच गार्ज का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन नदी? सिंधु नदी। यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा इसका भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। किसकी? तो सिंधु की। इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आप देख सकते हैं सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु की जो है बाईं सहायक नदियाँ कौन सी हैं और दाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसको यहाँ पर बिल्कुल एक डायग्राम के माध्यम से दे दिया गया जिससे आपको ये याद रहे। अगर हम बात करते हैं सिंधु की बाईं सहायक नदियों की तो सतलज, ब्यास, राबी, चेनाब, झेलम। तो याद रखना ये जो 5 नदियां हैं इनको हम कहते हैं पंचनद कहते हैं। तो पंचनद किसकी सहायक नदी है? ये आपका सिंधु की है। इसी को पंचनद जिस क्षेत्र में बहती है उसे हम पंजाब कहते हैं। तो इन्हीं 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। इसके अलावा जास्कर, सोहन, सियांग और सिगार ये जो है प्रमुख बाईं सहायक नदियां हैं सिंधु की। जबकि दाईं सहायक नदियों की बात करें, ये सब नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये अफगानिस्तान से होकर के बहती हैं। स्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित, ये सब नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं? ये बाईं ओर से आकर के, जिनमें जो है काबुल, कुर्रम और तोची, गोमल ये आपका अफगानिस्तान से आती हैं। इसीलिए सिंधु का अपवाह तंत्र अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है यह जो है
चिलियास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट इसमें पंचनद। अब पंचनद में कौन कौन आता है? सतलज, ब्यास, रावी जो है, चेनाब और झेलम की संयुक्त धारा मिलती है। कहाँ पर? मिठानकोट के पास। और यह कराची पाकिस्तान के पूरब में अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पंचनद। तो पंचनद में 5 नदियां आती हैं और इसी की भूमि को हम पंजाब कहते हैं। इसको याद रखना। जिनमें सबसे पहली नदी कौन सी है? झेलम। अब सबसे पहले हम झेलम की बात कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो बेरी नाग जो है झील के पास से निकलती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये आकर के किसमें मिलती है? तो चेनाब में आकर के मिलती है। ठीक है। और चेनाब की धारा आकर के किसमें मिलती है? तो पाकिस्तान में जो है मिठानकोट के पास सिंधु में मिलती है। लिखा है झेलम सिंधु की सहायक नदी है। या बेरी नाग कश्मीर के निकट शेषनाग झील से निकलती है। तो बेरी नाग के पास ये बेरी नाग झील भी है। तो बेरी नाग झील के पास छोटी सी शेषनाग झील है, वहीं से नदी कौन सी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। ठीक है। श्रीनगर के निकट या बुलर झील से प्रवाहित होते हुए या सकरे गार्ज से होकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो गार्ज कौन बनाती है? तो झेलम भी गार्ज बनाती है और झेलम को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं और श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान में यह चेनाब नदी में मिल जाती है, अतः यह चेनाब की भी सहायक नदी है। ठीक है। तो चेनाब में आकर मिलती है, सीधे गंगा उसमें सिंधु में जाकर के नहीं मिलती है। झेलम नदी लगभग 170 किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है? तो झेलम नदी बनाती है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना जो है चलाई जा रही है। ये आपको अच्छे से याद रखना। तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर है। और झेलम की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? किशन गंगा और जो है लिडार। और इसकी एक सहायक नदी और भी है, दूध गंगा। दूध गंगा भी इसकी सहायक नदी है, ये भी याद रखना। तो दूध गंगा झेलम की सहायक नदी है और कृष्णा की भी सहायक नदी है, जो आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दूध गंगा भी इसकी सहायक नदी है। किसकी? झेलम की। ये क्वेश्चन IAS में 2 बार पूछा गया था, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा किशन गंगा भी इसकी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना, ये भी बहुत चर्चा में रहता है। अब बात करेंगे चेनाब नदी की। तो चेनाब नदी आप देख सकते हैं लोकेशन। चेनाब नदी इसमें सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो सीधे आकर के कहाँ मिलती है? मिठानकोट में सिंधु से मिलती है। तो लिखा है चेनाब नदी जो है चंद्र और भागा नामक 2 जो है सरिताओं से मिलने से बनती है। तो चंद्र और भागा 2 नदियां जब आपस में मिलती हैं तब उसका नाम क्या हो जाता है? चेनाब हो जाता है। ये 2 सरिताएं जो है केलांग के निकट तड़ी में मिलती हैं। ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। यह समृद्ध धारा चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश से उत्तर जो है पश्चिम दिशा में बहती है और जम्मू कश्मीर में चेनाब के नाम से जानी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कहाँ पहुँचती है? जम्मू कश्मीर में बहती है। तो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में भी बहती है, ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चेनाब नदी को झेलम, तवी और रावी नदियों से जल प्राप्त होता है। तो याद रखना चेनाब नदी में झेलम और रावी आकर के मिल जाती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे लिखा है चेनाब नदी पर जो है कौन कौन सी परियोजना है? तो सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है, अब्दुल हस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। तीनों जम्मू कश्मीर में है। ये तीनों किस नदी पर है? चेनाब में है। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट नदी है आपकी रावी नदी है और रावी नदी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी नदी है। अब रावी नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा है इस नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से होती है। तो कुल्लू पर्वत कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे के पास, हिमाचल प्रदेश में। वहीं से रावी नदी निकलती है। माधोपुर के निकट पंजाब में प्रवेश करती है और अमृतसर से 26 किलोमीटर नीचे पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है और जाकर के चेनाब में मिल जाती है। देखो लिखा भी है। और रंगपुर के निकट चेनाब में मिलती है। यह चेनाब की सहायक नदी भी है। ठीक है। रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में, थीन परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो चमेरा परियोजना और थीन परियोजना किस नदी पर है? तो रावी पे है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट नदी है ब्यास। आप ब्यास देख सकते हैं, ब्यास नदी केवल भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं बहती है, और ये सतलज में जाकर के मिल जाती है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी भी चेनाब नदी के पास से ही निकलती है। ठीक है, देख सकते हैं, लिखा है इस नदी की उत्पत्ति रोहतांग दर्रे के पास से हुई है। तो रोहतांग दर्रे के पास से रावी भी निकलती है और ब्यास भी निकलती है। पोंग के निकट ब्यास नदी मैदान में प्रवेश करती है। हरिके नामक स्थान पर ब्यास और सतलज नदी का संगम हरिके बैराज के पास से होता है, और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी निकलती है, जिसको भी आपको आगे मैं मैप के माध्यम से बताऊंगा, तब ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर ही निर्मित है। याद रखना, अगर पूछा जाए पोंग परियोजना किस नदी पर है, तो ये ब्यास नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है आपकी सतलज। और सतलज कहाँ से निकलती है, तो सतलज ये भी जो है तिब्बत में जहाँ से जो है सिंधु निकलती है, वहाँ राकस ताल से निकलती है। भारत में सीप किला दर्रा से प्रवेश करके ये इंडिया में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में जाकर के चेनाब में मिल जाती है, और चेनाब फिर जाके सिंधु में मिल जाती है। तो याद रखना, इनका अगर क्रम देखा जाए तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ में सबसे पहले चेनाब, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चेनाब, फिर इसके बाद झेलम, और फिर सिंधु है। इसको क्रम से आपको याद भी रखना होगा। ठीक है, लिखा है सतलज नदी मानसरोवर के निकट जो है राकस ताल तिब्बत से निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बह रही हैं, और जब हिमालय की उत्पत्ति हो गई तब भी वो नदी लगातार बहती रही है, तो उसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, जो हिमालय को काट करके सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से, तो सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में यहीं से प्रवेश करती है। ब्यास नदी हरिके बैराज में सतलज से मिलती है, और सतलज नदी रोपड़ नामक स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ पर, पंजाब में। इसके अलावा स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, किसकी, सतलज की। और सतलज नदी 120 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। तो झेलम के अलावा सतलज भी जो है भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इसके अलावा भाखड़ा नागल परियोजना जो है यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह सतलज पर भाखड़ा और नागल दो जो है बांध पर बनाए गए। तो याद रखना, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, सतलज पर है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा से जल विद्युत, नागल से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। तो भाखड़ा अलग है और नागल अलग है, दो डैम बने हैं। ये भाखड़ा है, ये नागल है। ठीक है, इसको मिला के हम कहते हैं भाखड़ा नागल कहते हैं। इसके लिए हिमाचल में गोविंद सागर जलाशय भी बनाया गया है। तो गोविंद सागर जलाशय कहाँ पर है, ये भी आपका सतलज पर ही है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राजस्थान को जो है लाभ पहुंचाती है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उस पर 5 दोआब स्थित हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो कौन कौन सा दोआब कहाँ पड़ता है, आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा है, तो याद रखना, जो आपका सिंधु नदी है और झेलम नदी है, तो सिंधु झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब है। झेलम और चेनाब के बीच में चाज दोआब है। चेनाब और रावी के बीच में रचना दोआब है। रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब है, और ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब है। इनको आप अच्छे से याद रखना, ये मैप के माध्यम से मैंने बताया है, और इसको अलग तरीके से यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। तो बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच में है। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में है। रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच में है। चाज दोआब चेनाब और झेलम के बीच में है। और सिंधु सागर दोआब झेलम और सिंधु के बीच में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, किन किन नदियों के बीच में कौन कौन से दोआब पड़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और इन्हीं 5 नदियों की भूमि को हम क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग इंदिरा गांधी नहर की चर्चा कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो राजस्थान के मरुस्थल में बहती है। आप देख सकते हैं यहाँ किन 2 नदियों के संगम से निकलती है। तो याद रखना, सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है। तो ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज से ये नहर निकलती है, कौन सी,
इंदिरा गांधी नहर निकलती है और ये राजस्थान के जो है कहाँ बहती है, तो राजस्थान के मरुस्थल में बहती है। इसीलिए मरुस्थल में सिंचाई की सुविधा अच्छी हो सकी है और यहाँ छोटी छोटी कई नहरें और निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना ये आपका इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र है। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, मैंने बता दिया, हरिके बैराज से, जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, ब्यास और कौन सी, सतलज, तो वहीं से नदी निकलती है। ये नहर निकलती है कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ लिखा भी है, ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित हरिके बैराज से यह नहर निकाली गई है। यह संसार की सबसे बड़ी लंबी नहर है। इस नहर में जलापूर्ति के लिए रावी ब्यास नदी का पोंग बांध बनाया गया है। इससे राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में जलापूर्ति भी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये सिंचाई के लिए राजस्थान में की गई है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिएगा, मैप के माध्यम से बता देता हूँ मैं। ये तिब्बत में जब निकलती है तो तिब्बत में सांगपो के नाम से निकलती है। नामचा बरवा यहाँ पर्वत है, यहाँ से जब अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है तो इसको हम दिहांग कहते हैं। तो तिब्बत में से सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ही जो है दिबांग और लोहित नदी जब मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। असम में से ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जब ये प्रवेश करती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जब तीस्ता नदी आकर के मिलती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तो याद रखना, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं और फिर जमुना के नाम से आकर के गंगा मिल जाती है तब गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। याद रखना इस चीज़ को। याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जानते हैं। जैसे तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और आपका बांग्लादेश में इसे हम जमुना कहते हैं। तो जमुना कब कहेंगे, जब ब्रह्मपुत्रा में तीस्ता नदी आकर के मिल जाएगी तब इसको हम जमुना कहते हैं। और जमुना जब गंगा में मिल जाती है तब गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी आप दे सकते हैं, इसको हम आगे डिटेल में और अच्छे से आपको अभी बता देंगे। आगे लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस अपवाह तंत्र को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये आपका नदी है मानस है, यहाँ पे ये नदी मानस है, ये कामेंग नदी है, ये आपका जो है सुबनसिरी नदी है, ये आपका जो है यहाँ पर जो है माजुली द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर आपका धनसिरी नदी है, कोपली नदी है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं जो आकर के इसमें मिलती हैं। और ये लोहित नदी है जिस पर सबसे बड़ा जो है सड़क पुल बनाया गया जिसे हम भूपेंद्र हजारिका पुल कहते हैं। ये आपका लोहित नदी पर, इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। ठीक है, आगे लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट, ये कांगयू झील के ठीक दक्षिण में स्थित कैलाश श्रेणी की एक हिमानी जो है क्या कहते हैं, आमसी ग्लेशियर जो है से निकलती है। इसको चीन में क्या कहते हैं, तो चेमा युंगडुंग जो है हिमनद कहते हैं, यहीं से नदी निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, तभी मैंने आपको बताया। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में क्या, चीन में क्या कहते हैं, तो सांगपो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है नामचा बरवा पर्वत है, तो नामचा बरवा को काटती हुई या जो है गहरे गाज का निर्माण करती है। तो ये भी गाज बनाती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। या जो है सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। तो दिहांग कहाँ कहते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसमें जो है 916 किलोमीटर भारत में बहती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आप दे सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की दाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सुबनसिरी, कामेंग, बेलासिरी, मानस जो है, सनकोस और तिस्ता। जबकि जो है बाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो दिबांग, लोहित, दीखू, धनसिरी और कापली। ये जो है कौन नदियाँ हैं, तो दाईं और बाईं हैं। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो प्रमुख जो है सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से मिलाकर मिलती हैं, तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो जब जो है दिहांग में दिबांग और लोहित नदी मिलती है तभी इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र केवल असम में कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है धुबरी और जो है गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यह दक्षिण दिशा में बहती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है।
जमुना के दाहिनी ओर से तीस्ता नदी आकर के मिलती है और जमुना आगे जा कर के पद्मा गंगा में मिल जाती है। पद्मा मेघना से मिलने के बाद मेघना नाम से गंगा ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना, मैंने आपको ये पूरा डिटेल में मैप के माध्यम से बता दिया है, यहाँ पर ये भी बता दिया है। आगे लिखा है ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र बेसिन कितने देशों में है तो 4 देशों में है। इस नदी का नाम चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के मध्य विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली द्वीप है। तो माजुली एक द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको याद रखना है। द्वीप समुद्र में बनते हैं लेकिन ये नदी पर है। वर्तमान में नदी कटाव के कारण माजुली द्वीप का अस्तित्व खतरे में है। तो ये लगातार जो है मिट्टी कटने के कारण ये लगातार सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये सदिया से धुबरी तक है। ये आपका सदिया है, ये आपका धुबरी है। तो 891 किलोमीटर जो है ये जलमार्ग बनाया गया किस नदी पर? तो याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है। तो नंबर 1 गंगा पर है और नंबर 2 किस पर है? तो आपको याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, आगे लिखा है नदी है लोहित। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पानी का रंग लाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी लाल मिट्टी आके पानी मिल जाती है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है। लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। भूपेंद्र हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है जिसका जो है उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई कितनी है? तो यह जो है 9.15 किलोमीटर जो है ये क्या कहते हैं पुल लंबा है। यह जो है किस नदी पर है? तो ये लोहित नदी को पार करता है। अब इस डैम को आप ये पुल को देख सकते हैं, यही पुल है जिसका नाम है भूपेंद्र हजारिका पुल है, जो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये लोहित नदी बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा सकता है और 9.15 किलोमीटर ये लंबा है, जो भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा नदी पुल है। ठीक है, आगे लिखा है इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश में ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच यातायात के में 4 घंटे की कमी आ जाती है। ये आपको याद रखना। तो यह याद रखना, पूछा जा सकता है कि भूपेंद्र हजारिका पुल किन 2 राज्य को जोड़ता है? तो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ये। ठीक है, इसके बाद नदी है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में कहाँ से निकलती है? जेमू दर्रे से, जेमू हिमनद से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है और इसके मिलने से ही ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। ये बात याद रखना। तो तीस्ता नदी जब आके मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्र से, तब ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। और तीस्ता नदी को लेकर के अभी वर्तमान में भारत, बांग्लादेश और जो है पश्चिम बंगाल इनके बीच समझौता होने वाला है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को मैंने बता दिया है पूरा डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह का वीडियो लगातार मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।